रूस की रणनीति यूक्रेन के अंदर बहुत सीधी है। जितने ज़्यादा सैनिक हो सके उन्हें मोर्चे पर भेजो ताकि वे यूक्रेन की रक्षा को थका सके। लेकिन यह रणनीति तभी काम कर सकती है जब सैनिक वास्तव में मोर्चे तक पहुंच रहे हों। ऐसा हो नहीं रहा है। कुछ ऐसा है जो पुतिन को जहां अपने सैनिकों की जरूरत है वहां पहुंचने से पहले ही 90% रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। वे सैनिक एक भी गोली चलाने से पहले ही मर रहे हैं क्योंकि लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्हें मार दिया जा रहा है। यूरी कोचिनोव सब उजागर करते हैं। रूसी युद्ध संवाददाता और सैन्य ब्लॉगर ने बताया कि रूस के अधिकतर सैनिक यूक्रेन पर मोर्चा संभालने से पहले ही मारे जा रहे हैं। पोटिनोव घोषणा करते हैं, इन आंकड़ों पर विचार करें। रूसी सैनिकों की 80 से 90% हानि पहले ही संपर्क रेखा की ओर बढ़ने के चरण में हो जाती है। संपर्क रेखा पर नहीं बल्कि केवल वहां तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हुए। दूसरे शब्दों में पोटिनोव कहते हैं, औसतन 85% सैनिक यानी हर 10 में से 8-9 बिना दुश्मन से लड़े या देखे रास्ते में ही मारे जाते हैं। सिर्फ कुछ शब्दों में कोचिनोव ने उस कैंसर को उजागर कर दिया है जो पूरे रूसी सैन्य तंत्र को अंदर ही अंदर खा रहा है। रूस के 13,10,000 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं उस युद्ध में जिसमें कईयों ने तो अपने दुश्मन को देखा तक नहीं है। पुतिन के मोहरे भूतों से लड़ते हैं। उन्हें ऐसी जगहों पर भेजा जाता है जहां वे नहीं पहुंच सकते और बिना गोली चलाए पीछे के इलाके में ही उनकी तकलीफ खत्म कर दी जाती है। प्रशिक्षण का कोई मतलब नहीं है। तैयारी का 90% तक रूसी सैनिकों के लिए कोई महत्व नहीं है। वे केवल इसीलिए मौजूद है कि एक ऐसे दुश्मन के हाथों मर सके जिसे वे देख भी नहीं सकते। और जैसा आप जानेंगे वह दुश्मन हमेशा यूक्रेन नहीं होता। कई बार दुश्मन घर के पास ही होता है। उस पर आने से पहले एक ऐसे दुश्मन की बात कर ले जिससे रूस के सैनिक दूर से लड़ रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के वसंत आक्रमण को पंगु बना दिया है, साथ ही उन कई हमलों को भी जो पुतिन ने पहले आदेश दिए थे, क्योंकि अब रूस के लिए उन बड़े पैमाने पर हमलों को शुरू करना लगभग असंभव हो गया है जिनकी मदद से उसने युद्ध की शुरुआत में क्षेत्र पर कब्जा किया था। बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने और पैदल सेना के संयुक्त हमलों से रूस को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कुछ प्रगति भी हुई। रूस की सेनाएं कम से कम दिखने वाले दुश्मन से लड़ रही थी, इसलिए वे यह जानकर मरे कि शायद उन्होंने अपने देश को बढ़त दिलाने में मदद की थी। अब तो वो भी नहीं हो रहा है। युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW ने फरवरी 2025 की एक रिपोर्ट में ये बताया कि रूस बार बार यूक्रेन को तोड़ने में क्यों असफल रहा है। रूस को उपकरणों के मोर्चे पर जो भारी नुकसान हुआ है उसके कारण अब देश उन तरह के हमलों को जारी नहीं रख सकता जैसा हमने युद्ध की शुरुआत में देखा था। ISW विश्लेषक क्रिस्टीना हार्वुड ने कहा था कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ लगातार युद्ध के लिए अधिक जनशक्ति जुटानी होगी, लेकिन अब तक लामबंदी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह संभावना बढ़ती जा रही है क्योंकि यूक्रेन ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसमें रूस के 90% तक सैनिकों को मोर्चे पर पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता है। यह रणनीति एक स्पष्ट तथ्य पर आधारित है। यूक्रेन लगातार खुद को ढाल रहा है जबकि रूस सिर्फ अपने सैनिकों को रक्षा पंक्तियों पर झोंकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा और अब वह उन रक्षा पंक्तियों तक भी पहुंचने में असमर्थ होता जा रहा है। युद्ध का मैदान अब रूस की सोच से कहीं अधिक बदल गया है। 2022-2023 में बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों से हमला करना संभव था। कई बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हुई, फिर भी रूस अपनी संख्या के बल पर बढ़ता रहा। 2024 तक बख्तरबंद गाड़ियों की जगह अब मोटरसाइकिल जैसे फुर्तीले वाहन आ गए थे और इस तरह रूस के लिए आगे बढ़ना संभव था। 2025 तक मोटरसाइकिलें कम प्रभावी होने लगी थी, लेकिन रूस ने अपने सैनिकों को छोटे छोटे घुसपैठी दलों में जंगलों से होकर भेजकर लगातार अपने लोगों को मौत के मुंह में झोंकना जारी रखा। उस वक्त रूसी सैनिक का लक्ष्य तक पहुंचना भी बड़ी किस्मत थी। 2026 में ज्यादातर वहां नहीं पहुंच पाते और इसका कारण 2 शब्दों में समेटा जा सकता है, जो बताता है कि 4 साल की जंग में यूक्रेन ने क्या बनाया और किस में महारत हासिल की। मारक क्षेत्र। जैसे जैसे यूक्रेन ने अपनी ड्रोन तकनीक को बेहतर किया है वैसे वैसे वे किल जोन जो पहले ही मोर्चे से मीलों दूर तक फैले हुए थे और भी गहरे और ज्यादा प्रभावी हो गए हैं। LRT ने हमें 17 मार्च की एक रिपोर्ट में उन किल जोन के अंदर ले जाकर बताया कि इन्हीं जोन की वजह से यूक्रेन के बड़े हिस्से में अब रूसी सैनिकों के लिए कोई स्पष्ट अग्रिम मोर्चा तक नहीं बची है। LRT के अनुसार किल जोन ड्रोन की पहुंच पर निर्भर होती है। युद्ध की शुरुआत में जब रूस आगे था तब FPV ड्रोन सिर्फ 5-7 किमी
3.143 मील तक जा सकते थे। किल जोन खतरनाक थे, पर रूस के सैनिकों को अब कम दूरी पार करनी पड़ती थी। रूस के पीछे के इलाकों पर कोई खास खतरा नहीं था, इसलिए पुतिन की सेनाएं आगे बढ़ सकी। फिर कुछ बदल गया। यूक्रेन के ड्रोन अब और ताकतवर और लंबी दूरी तक मार सकते हैं। पहले जो मारक क्षेत्र बस कुछ मील तक फैले थे, वे अब यूक्रेन की फैली जमीन में बदल गए हैं, जिन्हें हर जगह ड्रोन ने नो मैंस लैंड बना दिया। FPV ड्रोन की रेंज अब 15 किलोमीटर तक बढ़ गई है, जिससे मोर्चे से 15 किलोमीटर यानी लगभग 9.3 मील के भीतर का कोई भी इलाका रूस के सैनिकों के लिए मौत का जाल बन गया है। हालात उनके लिए और भी खराब हो रहे हैं। 2025 के अंत और 2026 में यूक्रेन ने मिड रेंज ड्रोन अपने शस्त्रागार में शामिल किए। अब यूक्रेन के ड्रोन सिस्टम रूस के पिछले हिस्से में पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक हमला कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में यूक्रेन के ड्रोन फ्रंट लाइन से 144 किलोमीटर या 90 मील पीछे तक तबाही मचा रहे हैं। तो अब रूस के सामने दोहरी समस्या है। जिन लोगों को वह फ्रंट पर भेजने की कोशिश कर रहा है, उन्हें FPV ड्रोन द्वारा मार गिराया जा रहा है। पीछे रूसी सैनिक शिविरों और काफिलों में मारे जा रहे हैं। यूक्रेन कमांड और नियंत्रण केंद्रों और रूसी रसद आपूर्ति श्रृंखला को भी तबाह कर रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने ऐसे ड्रोन विकसित कर लिए हैं जो युद्ध के किसी भी अन्य समय की तुलना में और गहराई तक उड़ते हैं और ज्यादा जोरदार हमला करते हैं। साथ ही आसमान में लगातार निगरानी रहती है। यूक्रेन के किल जोन इतने बड़े हैं कि लगता है पुतिन के सैनिकों के पास कई ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे। कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स अनिवार्य हैं, लेकिन इन्हें कम रखा जाता है क्योंकि यूक्रेन लगातार टोही ड्रोन तैनात करता है जो सब पर नजर रखते हैं। ड्रोन इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि रूसी सैनिक उन्हें नहीं देख पाते। जैसे ही कोई हलचल होती है, उसका वीडियो तुरंत यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों को भेज दिया जाता है, जो फ्रंट लाइन के पीछे होते हैं। वे खतरे को खत्म करने के लिए सभी जरूरी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और ड्रोन से निगरानी करते हैं। यूक्रेन रूस को तब चौंकाता है जब पुतिन की सेना को इसकी सबसे कम उम्मीद होती है और चालाकी से जवाबी हमला करता है। हमने फरवरी में रूस के खिलाफ यूक्रेन के जवाबी हमले के दौरान उसकी जबरदस्त बढ़त पर रिपोर्ट की है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेन ने लगभग 480 वर्ग किलोमीटर या करीब 185 वर्ग मील क्षेत्र को आजाद कराया, जो मुख्य रूप से देश के दक्षिणी हिस्से में है, और उसने मोर्चा रूस तक ला दिया। हालांकि कम रिपोर्ट की गई बात यह है कि यूक्रेन ने उन रूसी सेनाओं पर भी हमले किए जो पुतिन की सेना के सुरक्षित समझे जाने वाले ठिकानों में जमी हुई थीं। जैसे वे सैनिक जो पिछले दिसंबर पूर्वी यूक्रेन के सेरेब्रियांस्की जंगल में छिपे थे। वे रूसी सैनिक क्रिमिना बस्ती से लगभग 6 मील दक्षिण में और मोर्चे से 5 मील से अधिक पूर्व में थे। उन्हें कोई कारण नहीं था यह मानने का कि उन्हें यूक्रेन से किसी भी तरह का खतरा हो सकता है। वे मारक क्षेत्रों में नहीं थे, या उन्हें ऐसा लगा। एक प्रभावशाली छापेमारी में, जिसमें पैदल सेना, विशेष बल और बड़ी संख्या में ड्रोन शामिल थे, यूक्रेन ने रूसी ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जो मोर्चे से मीलों दूर था। रूस की अनुमानित हानि 2000 सैनिक थी। यूक्रेन के सटीक जवाबी हमले ने साबित कर दिया कि रूस की सेनाएं कभी सुरक्षित नहीं है। रूस के 90% सैनिक मोर्चे पर पहुंचने से पहले ही मारे जा रहे हैं, और इस नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा, साथ ही इसका मुख्य कारण साफ तौर पर यूक्रेन है। हालांकि और भी बहुत कुछ हो रहा है। पुतिन की सेनाओं के लिए जो दुश्मन घर के ज्यादा करीब है, वह खुद रूस ही है। देश की सेना और रणनीति ने भी उन हालातों में अपनी भूमिका निभाई है जिनका सामना सैनिकों को अब करना पड़ रहा है। इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, ये एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बटन दबाने का बिल्कुल सही समय है। चलिए रणनीति के बारे में बात करते हैं। रूस ने अपने हमलों में छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश की है, जैसा कि हमने पहले देखा था जब उसने मशीनीकृत से मोटरसाइकिल और फिर पैदल सेना के हमलों में बदलाव किया। ये अच्छे बदलाव नहीं है। हर अगला बदलाव रूस को पिछले से भी ज्यादा कमजोर बनाता है, लेकिन फिर भी वे बदलाव ही है। इन सब में एक बात समान है कि पुतिन और उनके अयोग्य कमांडर रूसी सैनिकों से आगे बढ़ने को कहते हैं। चाहे वे इसे कैसे भी करें या इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, उन सैनिकों को आगे बढ़ना ही है। उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे खर्च करने योग्य संसाधन हो, और यही जितना कि यूक्रेन जो कर रहा है एक बड़ा कारण है कि इतने सारे लोग मारक क्षेत्रों में मारे जा रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, रूस एक वसंत आक्रमण के शुरुआती चरण में है जिसका उद्देश्य डोनेट्स्क पर कब्जा करना है। लेकिन फिर भी रूस जो कर सकता है वो सिर्फ अपने सैनिकों को यूक्रेन के लगातार बढ़ते मारक क्षेत्रों में धकेलना है।
वसंत आक्रमण के पहले महीने के आंकड़े ही सब कुछ बताते हैं। मार्च में रूस को रिकॉर्ड 35,351 हताहत हुए। अब सोचिए, कोत्युनोव के खुलासे के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। उन 35,351 मृत और घायल लोगों में से 31,815 तक ने कभी मोर्चे की पहली पंक्ति नहीं देखी। वे वहां तक पहुंचने से पहले ही मारे गए। इसका मतलब है कि वास्तव में यूक्रेन पर हमला करते हुए मारे गए सैनिकों की संख्या सिर्फ 3,536 थी। यह रणनीतिक आत्महत्या है। अगर आपको लगता है कि पुतिन रूस की जनशक्ति से यूक्रेन के खिलाफ लंबा युद्ध जीत सकते हैं, तो ये तभी संभव है जब बड़ी संख्या में सैनिक मोर्चे पर पहुंचे। ऐसा हो नहीं रहा है और यूक्रेन के किल जोन पार करने की रणनीति न बना पाने में रूस की पूरी असमर्थता इसकी बड़ी वजह है। रूस की रणनीतिक अक्षमता यूक्रेन के किल जोन की सफलता में मदद कर रही है और रूस की अन्य कार्रवाइयां उसके सैनिकों को भी चौंका रही हैं। जब उन सैनिकों को ऐसी मौत की यात्रा के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है जिसमें वे कभी मोर्चा देख ही नहीं पाएंगे, तो वे किसी और तरीके से मारे जा रहे हैं। आत्महत्याएं और मार डाले जाने की घटनाएं रूसी मोर्चे के पीछे लगातार आम होती जा रही हैं और दोनों ही उस जनशक्ति को कमजोर कर रही हैं जिसकी पुतिन को अपने लगातार हमलों को प्रभावी बनाने के लिए जरूरत है। रूसी सैनिकों के आत्महत्या करने की कहानियां अब लगातार आम होती जा रही है और कई बार ये आत्महत्याएं इस तरह होती है कि वे सैनिक दूसरों को भी अपने साथ ले जाते हैं। अक्टूबर 2025 में मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि एक रूसी सैनिक ने साथी को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली। ये घटना मॉस्को क्षेत्र में हुई थी और ये हमें उस हताशा की एक झलक देती है जो रूस की सेना की क्रूरता उन लोगों में पैदा करती है जिन्हें उसके लिए लड़ने का आदेश दिया जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मॉस्को सैन्य जिले ने इस पूरी घटना को एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की। इसका दावा है कि एक सैनिक ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जिससे गोलीबारी हुई, जबकि अन्य रिपोर्टों में 5 तक रूसी सैनिकों के घायल होने की बात कही गई। यह दुर्घटना नहीं, उन्मादी घटना थी। बाद में आत्महत्या ने हालात और बिगाड़ दिए। ये सैनिक यूक्रेन में नहीं थे, फिर भी पुतिन के युद्ध से बाहर कर दिए गए। कुछ लोग अपने कमांडरों द्वारा मारे जा रहे हैं। फरवरी 2026 में कई रूसी सैनिकों ने बीबीसी को बताया कि उनके साथियों को कमांडरों ने मार डाला जब उन्होंने यूक्रेन के किल जोन में जाने से मना किया। एक ने कहा कि उसने एक गड्ढा देखा जिसमें 20 रूसी सैनिकों की लाशें थी जिन्हें आदेश न मानने पर कमांडरों ने मार दिया था। रूस यूक्रेन में जिन छोटी घुसपैठ इकाइयों का इस्तेमाल करता है, इतने सैनिक है कि कई ऐसी इकाइयां बन सकती है। और ये हमें दिखाता है कि पुतिन का अपने ही सैन्य बलों के साथ व्यवहार उतना ही क्रूर है जितना कि उन सैनिकों के साथ जिन्हें तोप का चारा बनाकर यूक्रेन के ड्रोन के सामने मरने के लिए भेजा जाता है इससे पहले कि वे मोर्चे तक पहुंचे। अब इसमें सैनिकों के पलायन को भी जोड़ लीजिए। यूनाइटेड 24 मीडिया ने सितंबर में बताया था कि 2025 के अंत तक रूस के करीब 70,000 सैनिक अपनी यूनिट छोड़ चुके होंगे। ये वे सैनिक हैं जिन्होंने खुद को मौत से बचा लिया अगर पकड़े न जाएं। लेकिन रूस के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वे सैनिक हैं जो मोर्चे पर हमलों में योगदान नहीं दे सकते। अगर यूक्रेन रूस के 90% सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही बाहर कर रहा है, तो ये भगोड़े खुद को लड़ाई से बाहर कर रहे हैं इससे पहले कि यूक्रेन या रूस को मौका मिले। और जो लोग रुकते हैं और यूक्रेन के घातक इलाकों की ओर अपने दुखद रास्ते पर बढ़ते हैं, उन्हें भी रूसी सेना द्वारा किसी भी तरह का सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सोफ्राब की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी विद्रोही समूह आर्टेश का अब दावा है कि रूस के कई सैनिकों को सोवियत युग की राइफलें दी जा रही हैं। उन सैनिकों को AKM और AK-74 दी जा रही है जो 1960 और 70 के दशक की हैं। खराब रखरखाव वाली ये राइफलें आधुनिक युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इनमें जाम या मिस फायर का खतरा ज्यादा है जिससे रूस की युद्ध क्षमता घटती है। सोचिए, आप उन भाग्यशाली 10% लोगों में से एक है जो वास्तव में मारक क्षेत्र को पार कर मोर्चे तक पहुंचते हैं। आप अपनी राइफल उठाते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, घबराते हैं क्योंकि राइफल जाम हो जाती है और फिर भी आपकी मौत हो जाती है। फिर भी आपने अपने 90% साथियों से बेहतर किया। रूस के अधिकतर सैनिक या तो यूक्रेन में मारे जाते हैं या रूस की अक्षमता और क्रूरता के चलते मोर्चे तक नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब है कि अभी रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की स्थिति क्या है। एक संकेत देता हूं, यह अच्छा नहीं है। मार्च में रूस ने एक महीने में सबसे ज्यादा सैनिक खोने का 2026 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अगर उन नुकसानों से कुछ हासिल होता तो शायद पुतिन की नज़र में उनका कुछ मतलब होता।
ऐसा नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट के अनुसार रूस ने मार्च के दौरान मोर्चे पर कोई भी बढ़त हासिल नहीं की, जो कि 2.5 साल में पहली बार हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने कुछ बढ़त हासिल की, ज्यादा नहीं, लेकिन 9 वर्ग किलोमीटर या 3.47 वर्ग मील कुछ न होने से तो बेहतर है। और यूक्रेन को अपनी बढ़त के लिए 35,000 सैनिकों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। ये तब होता है जब आपके ज्यादातर सैनिक मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। मोर्चा आगे नहीं बढ़ता, ये रूस के लिए अपमानजनक है, खासकर जब 2025 यूक्रेन में उसकी घुसपैठ के लिए खास नहीं रहा। द नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार रूस को 2025 में लगभग 4,15,000 हताहतों का सामना करना पड़ा। अंकुर नारायण, जो यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के यूके प्रतिनिधि मंडल में राजनीतिक सैन्य काउंसलर हैं, इस आंकड़े को थोड़ा अधिक बताते हैं। नारायण का कहना है कि 2025 में रूस के 4,20,000 हताहत हुए और ये नुकसान सिर्फ यूक्रेन के 0.8% हिस्से पर कब्जे के लिए झेलने पड़े। ये उपलब्धियां तब मिली जब यूक्रेन के किल जोन अभी इतने प्रभावी नहीं हुए थे कि वे रूस के 90% सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही मार गिराते। फिर भी ये उपलब्धियां मामूली थीं। रूस ने 2025 में पूरी सेना खो दी। असल में कई सेनाएं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश को मापदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यूके सेना में सिर्फ 1,41,330 सक्रिय सैनिक हैं, जो रूस द्वारा 2025 में यूक्रेन का 1% से भी कम हिस्सा लेने में गंवाए सैनिकों का लगभग 1/3 है। अब रूस की हालत पिछले साल से भी खराब है। रूस में अब कई प्रमुख आवाजें बगावत कर रही है। कोतिनोक उनमें से एक है, जिन्होंने 90% खुलासा किया था। देश भर के सैन्य ब्लॉगर्स रूस की सैन्य कमान और कभी कभी व्लादिमीर पुतिन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। अलेक्सी सिकोनकिन का कहना है कि रूसी कमांडर नए रंगरूटों को पुराने तरीके से नवीकरणीय संसाधन मानकर इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन की रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य सैन्य ब्लॉगर, जिसका नाम अलेक्जेंडर खोदोरकोव्स्की है, का दावा है कि रूस के लिए अतीत के बड़े हमलों की ओर लौटना असंभव होगा, भले ही उसके पास उपकरण हो, क्योंकि इससे उसकी हानि 8 गुना बढ़ जाएगी और मोर्चे पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिकोनकिन के शब्द विशेष रूप से यह दिखाते हैं कि पुतिन यूक्रेन द्वारा युद्ध क्षेत्र में किए गए बदलावों को ध्यान में रखने में असफल रहे हैं। रूस की हानियां इतनी बढ़ गई है कि वह स्वयंसेवक भर्ती के जरिए उनकी भरपाई नहीं कर पा रहा है। टीवीपी वर्ल्ड के मुताबिक मार्च लगातार चौथा महीना था जब रूस की हताहत दर भर्ती दर से ज्यादा रही। रूस के सैनिकों को किसी भी तरह से नवीकरणीय संसाधन नहीं कहा जा सकता। वे केवल इस वजह से ज्यादा कीमती संसाधन बनते जा रहे हैं क्योंकि वे भर्ती होने को तैयार है, और फिर भी उनमें से अधिकांश मरने से पहले कभी मोर्चे तक नहीं पहुंच पाते। आखिरी बात कोचिनो के हवाले से कहेंगे। रूसी सैन्य विश्लेषक का कहना है कि मोर्चा अब स्थानीयकृत पूरी तरह से सामरिक गतिविधियों का क्षेत्र बन गया है, जिसमें रोजाना सिर्फ 100 मीटर से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ना या पीछे हटना होता है। फिर वह कहता है, इस रफ्तार से युद्ध 100 साल चलेगा, यह अतिशयोक्ति नहीं। पुतिन यूक्रेन में जीत के लिए 1 सदी इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन जब उसके 90% सैनिक एक भी गोली चलाने से पहले मारे जा रहे हैं तो उसके पास उम्मीद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता। वसंतकालीन आक्रामक अभियान दिखाता है कि यूक्रेन में रूस की स्थिति कितनी खराब है। हमने पहले भी इस हमले की खराब स्थिति पर चर्चा की है, लेकिन असल में 2026 में रूस पूरी तरह बिखराव की ओर है और उसे भारी मानव संसाधन संकट झेलना पड़ रहा है। और अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो देखें, जिसमें हम वे आंकड़े बताते हैं जो दिखाते हैं कि रूस के लिए अब तक 2026 कितना चौंकाने वाला रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि रूस की विफलताओं का कोई विश्लेषण मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।